क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, जल्दी सीखते हैं और उनकी मेमोरी भी कमाल की होती है, जबकि कुछ लोग थोड़ी देर काम करने के बाद ही थक जाते हैं। जॉन मेडिना अपनी किताब ब्रेन रूल्स के पहले अध्याय में इसी सवाल का जवाब देते हैं। और जवाब सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। हमारा ब्रेन सिर्फ पढ़ने या सोचने के लिए नहीं बना, बल्कि मूव करने के लिए बना है। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज रोज कई किलोमीटर चलते थे, शिकार करते थे और लगातार एक्टिव रहते थे। इसी वजह से हमारा ब्रेन भी एक्टिव बॉडी के साथ सबसे अच्छा काम करता है। आज की दुनिया में हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा ब्रेन पूरी स्पीड से काम करे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। रिसर्च बताती है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों की मेमोरी बेहतर होती है, उनका फोकस ज्यादा मजबूत होता है और वे समस्याओं को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। यही चीज आपके ब्रेन को ज्यादा पावरफुल बनाती है। इसका एक शानदार उदाहरण दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में देखने को मिलता है। वहां कई मैनेजर्स और लीडर्स वॉकिंग मीटिंग्स करते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने की बजाय चलते हुए चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि चलने से क्रिएटिविटी बढ़ती है और नए आइडियाज तेजी से आते हैं। अगर हम फेमस लोगों की बात करें तो स्टीव जॉब्स भी अक्सर वॉकिंग मीटिंग्स के लिए जाने जाते थे। जब उन्हें कोई बड़ा आइडिया डिस्कस करना होता था तो वे सामने वाले को साथ लेकर टहलते हुए बात करते थे। उनका मानना था कि मूवमेंट सोचने की क्षमता को बेहतर बनाती है। लेकिन एक्सरसाइज का फायदा सिर्फ फोकस और मेमोरी तक सीमित नहीं है, ये स्ट्रेस को भी कम करती है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी की संभावना कम होती है। यानी एक्सरसाइज आपके ब्रेन और आपकी इमोशनल हेल्थ दोनों को मजबूत बनाती है। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख बहुत सरल है। अगर आप अपने ब्रेन को तेज बनाना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को मजबूत करना चाहते हैं और अपने फोकस को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो सिर्फ किताबों पर भरोसा मत कीजिए। अपने शरीर को भी एक्टिव रखिए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक पावरफुल ब्रेन की असली नींव है। और यही नींव हमें अगले अध्याय में समझ आने वाले ब्रेन के विकास की कहानी के लिए तैयार करती है। अध्याय 2, ब्रेन की इवोल्यूशन जर्नी। नेक्स्ट। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि एक एक्टिव बॉडी हमारे ब्रेन को ज्यादा पावरफुल बनाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हमारा ब्रेन इतना खास बना कैसे? क्यों ये सीख सकता है, नई चीजों को समझ सकता है और मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें ब्रेन रूल्स के दूसरे अध्याय में मिलता है। जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा ब्रेन किसी एक दिन में नहीं बना, ये लाखों साल की इवोल्यूशन का नतीजा है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले इंसानों के पास न स्मार्टफोन थे, न इंटरनेट और न ही कोई आधुनिक तकनीक। उन्हें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कभी भोजन की तलाश, कभी खतरनाक जानवरों से बचना और कभी बदलते मौसम में जीवित रहना। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना सीख गए, वही आगे बढ़े और उनकी अगली पीढ़ियां भी जीवित रहीं। यही कारण है कि हमारा ब्रेन समस्याओं को सॉल्व करने और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट करने के लिए बना है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसकी लर्निंग एबिलिटी है। हम नई चीजें सीख सकते हैं, गलतियों से सबक ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी सोच बदल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी में देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि दुनिया में वही जीव लंबे समय तक टिक पाते हैं जो बदलाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। इतिहास में जो सभ्यताएं बदलते समय के साथ आगे बढ़ी, वे सफल हुई और जो बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाई, वे धीरे धीरे खत्म हो गईं। लेकिन इंसानों की सफलता का एक और बड़ा कारण है कोऑपरेशन। हमारे पूर्वज अकेले नहीं, बल्कि समूह में रहते थे। वे मिलकर शिकार करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और ज्ञान साझा करते थे। यही सोशल कनेक्शन इंसानों को बाकी जीवों से अलग बनाता है। आज भी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां टीम वर्क और सहयोग की वजह से ही संभव होती हैं।
सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अकेले काम करते और दूसरों के साथ विचार साझा नहीं करते, तो शायद कई महान आविष्कार इतनी जल्दी दुनिया तक नहीं पहुंच पाते। बड़ी सफलता अक्सर कई लोगों के सहयोग का परिणाम होती है। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारा ब्रेन बदलाव से डरने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव को अपनाने के लिए बना है। जो व्यक्ति नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख लेता है, नई चीजों को सीखता रहता है और लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ता है, वही असली प्रोग्रेस करता है। और अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भले ही सभी इंसानों का ब्रेन एक जैसी इवोल्यूशन से गुजरा हो, लेकिन हर व्यक्ति का ब्रेन एक दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे द्वारा दी गई है फ्री समरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, बुक लवर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको ये समरी कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, यूनिक ब्रेन का सीक्रेट। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि हमारा ब्रेन लाखों साल की इवोल्यूशन का परिणाम है और उसकी सबसे बड़ी ताकत बदलाव के अनुसार खुद को ढालना है। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल सामने आता है, अगर सभी इंसानों का ब्रेन एक जैसी इवोल्यूशन से गुजरा है, तो फिर कुछ लोग पढ़ाई में शानदार क्यों होते हैं, कुछ म्यूजिक में, कुछ बिजनेस में और कुछ स्पोर्ट्स में? इसका जवाब ब्रेन रूल्स के तीसरे अध्याय में मिलता है। जॉन मेडिना कहते हैं कि दुनिया में कोई भी दो ब्रेन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। बाहर से हम इंसान एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन की वायरिंग अलग अलग होती है। यही वजह है कि हर व्यक्ति सोचने, सीखने और याद रखने का अपना अलग तरीका रखता है। जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। क्लास में एक ही टीचर, एक ही किताब और एक ही लेसन होता था। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स तुरंत समझ जाते थे, जबकि कुछ को ज्यादा समय लगता था। इसका कारण इंटेलिजेंस की कमी नहीं, बल्कि सीखने के तरीके का अलग होना है। कुछ लोग पढ़कर जल्दी सीखते हैं, कुछ देखकर और कुछ खुद करके सबसे अच्छा सीखते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण एल्बर्ट आइंस्टाइन है। बचपन में उन्हें कई बार साधारण स्टूडेंट माना गया, लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग था। वे चीजों को शब्दों में नहीं, बल्कि कल्पना और विजुअलाइजेशन के माध्यम से समझते थे। बाद में यही अलग सोच उन्हें दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट्स में शामिल कर गई। इसी तरह माइकल जॉर्डन की प्रतिभा किताबों में नहीं, बल्कि बास्केटबॉल कोर्ट पर चमकी। अगर कोई उनसे कहता कि सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो शायद दुनिया एक महान खिलाड़ी से वंचित रह जाती। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। यही वजह है कि एक ही एजुकेशन सिस्टम सभी लोगों पर समान रूप से काम नहीं कर सकता। कुछ लोग लेक्चर सुनकर सीखते हैं, कुछ वीडियो देखकर और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। जब हम अपनी प्राकृतिक लर्निंग स्टाइल को पहचान लेते हैं, तब सीखना आसान और तेज हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अपनी ताकत खोजने की बजाय खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा किसी काम में अच्छा है, तो उन्हें भी उसी में अच्छा होना चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि हर ब्रेन की अपनी यूनिक डिजाइन होती है। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। अपनी ताकत पहचानिए, अपनी लर्निंग स्टाइल को समझिए और उसी दिशा में आगे बढ़िए। क्योंकि प्रकृति ने आपको किसी और की कॉपी नहीं बनाया है। आपको एक यूनिक पर्सनैलिटी और यूनिक ब्रेन के साथ इस दुनिया में भेजा गया है। और अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारा ये यूनिक ब्रेन किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है और किन चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। नेक्स्ट, अध्याय 4, अटेंशन का मैग्नेट। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि हर इंसान का ब्रेन अलग तरह से वायर किया गया है। हर व्यक्ति सीखने और सोचने का अपना तरीका रखता है। लेकिन अब सवाल यह है कि चाहे ब्रेन किसी का भी हो, आखिर वह किन चीजों पर ध्यान देता है और किन चीजों को नजरअंदाज कर देता है। क्योंकि अगर ध्यान ही नहीं होगा, तो सीखना भी नहीं होगा। यही राज ब्रेन रूल्स के चौथे अध्याय में छिपा है। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन उबाऊ चीजों के लिए नहीं बना है। ब्रेन हमेशा नई, दिलचस्प और भावनात्मक चीजों की तरफ आकर्षित होता है। यही कारण है कि आपको कई साल पहले देखी हुई कोई मजेदार घटना आज भी याद हो सकती है, लेकिन पिछले हफ्ते पढ़ी गई कोई बोरिंग जानकारी शायद याद न हो। जरा सोचिए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो 2 घंटे तक बिना थके स्क्रीन पर नजर बनाए रखते हैं।
लेकिन वही अगर कोई लंबा और बोरिंग लेक्चर शुरू हो जाए तो कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटकने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन कहानी पसंद करता है, उसे ड्रामा पसंद है, उसे इमोशन पसंद है। वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव चाहता है। इस बात को दुनिया के सबसे सफल प्रेजेंटर्स में से एक स्टीव जॉब्स बहुत अच्छी तरह समझते थे। जब भी वे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो सीधे फीचर्स बताने की बजाय एक कहानी सुनाते थे। वे लोगों की भावनाओं को जोड़ते थे, उनकी जिज्ञासा बढ़ाते थे और फिर अपना संदेश देते थे। इसी वजह से उनकी प्रेजेंटेशन आज भी याद की जाती है। ब्रेन का एक और दिलचस्प नियम है। रिसर्च बताती है कि लगभग हर 10 मिनट बाद हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसलिए अगर आप किसी को लंबे समय तक एंगेज रखना चाहते हैं तो आपको बीच बीच में कुछ नया, रोचक या भावनात्मक जोड़ना होगा। यही कारण है कि सफल यूट्यूबर्स, फिल्म मेकर्स और स्पीकर्स लगातार कहानी, सस्पेंस और इमोशन का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टीचर क्लास में सिर्फ किताब पढ़कर सुनाए। शायद कुछ ही मिनटों में स्टूडेंट्स का ध्यान हट जाएगा। लेकिन अगर वही टीचर किसी कहानी, उदाहरण या वास्तविक घटना के साथ पढ़ाना शुरू करे तो वही जानकारी ज्यादा देर तक याद रहती है, क्योंकि ब्रेन तथ्यों से ज्यादा कहानियों को याद रखता है। यही नियम हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी लागू होता है। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई आइडिया समझाना चाहते हैं या अपनी बात लोगों के दिमाग में बसाना चाहते हैं, तो केवल जानकारी मत दीजिए, उसे एक दिलचस्प कहानी में बदलिए, उसमें भावनाएं जोड़िए, उसे यादगार बनाए। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि ब्रेन बोरिंग चीजों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन दिलचस्प और भावनात्मक चीजों को लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात लोगों के दिमाग में टिके तो उसे रोचक बनाए। और अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब कोई जानकारी हमारा ध्यान खींच लेती है तो उसे लंबे समय तक याद रखने का असली सीक्रेट क्या है। अध्याय 5, मेमोरी का सीक्रेट कोड। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि हमारा ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो दिलचस्प और भावनात्मक होती हैं। लेकिन किसी जानकारी का आपका ध्यान खींच लेना ही काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि वह जानकारी आपके दिमाग में लंबे समय तक कैसे टिकेगी। आखिर क्यों हम कुछ बातें सालों तक याद रखते हैं और कुछ बातें कुछ घंटों में ही भूल जाते हैं। इसी सवाल का जवाब ब्रेन रूल्स के 5वें अध्याय में मिलता है। जॉन मेडिना बताते हैं कि मेमोरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार पढ़ने से बन जाए। हमारा ब्रेन किसी भी जानकारी को धीरे धीरे मजबूत करता है। जितनी बार कोई जानकारी दोहराई जाती है उतनी ही गहराई से वह हमारे दिमाग में बैठती जाती है। यही कारण है कि एक बार पढ़ा हुआ लेसन जल्दी भूल जाता है, लेकिन बार बार पढ़ी और प्रैक्टिस की गई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सोचिए। मान लीजिए आप किसी जंगल में पहली बार एक रास्ते से गुजरते हैं। शुरुआत में वह रास्ता मुश्किल से दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसी रास्ते पर बार बार चले तो धीरे धीरे वहां एक साफ पगडंडी बन जाएगी। हमारे ब्रेन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर बार जब हम किसी जानकारी को दोहराते हैं तो उससे जुड़े न्यूरल कनेक्शंस और मजबूत हो जाते हैं, और जितने मजबूत ये कनेक्शंस होते हैं उतनी ही आसानी से वह जानकारी याद आती है। इसका शानदार उदाहरण सचिन तेंदुलकर हैं। लोग अक्सर उनकी प्रतिभा की बात करते हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे हजारों घंटों की लगातार प्रैक्टिस थी। एक ही शॉट को बार बार दोहराना, एक ही तकनीक को लगातार सुधारना, यही रिपीटेशन उन्हें दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक बनाता है। टैलेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन रिपीटेशन टैलेंट को महानता में बदलता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारा ब्रेन बड़ी जानकारी को एक साथ याद रखने में कमजोर होता है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में बांटी गई जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखता है। इसलिए सफल विद्यार्थी पूरी किताब एक साथ याद करने की कोशिश नहीं करते। वे उसे छोटे भागों में बांटकर पढ़ते हैं और समय समय पर दोहराते हैं। यही वजह है कि अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भाषा सीखना चाहते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक दिन में घंटों पढ़ने से ज्यादा फायदा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने और बार बार रिवीजन करने से होगा। क्योंकि ब्रेन को जानकारी जमा करने से ज्यादा उसे मजबूत करने की जरूरत होती है।
तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सीखने का असली रहस्य इंटेलिजेंस में नहीं, बल्कि रिपीटेशन में छिपा है। जितनी बार आप किसी चीज का अभ्यास करेंगे, उतनी ही गहराई से वह आपके ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी। और अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सिर्फ दोहराना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से दोहराना क्यों जरूरी है, ताकि याद की गई जानकारी सालों तक हमारे साथ बनी रहे। अध्याय 6, रिवीजन का पावर सिस्टम। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि रिपीटेशन हमारी मेमोरी को मजबूत बनाता है, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर रिपीटेशन इतना जरूरी है, तो फिर हम कई बार पढ़ी हुई चीजें भी क्यों भूल जाते हैं? आखिर कुछ लोग कम पढ़कर भी ज्यादा याद कैसे रखते हैं? यही राज ब्रेन रूल्स के 6ठे अध्याय में छिपा है। जॉन मेडिना बताते हैं कि सिर्फ एक बार रिपीट करना काफी नहीं होता। जानकारी को सही समय पर बार बार दोहराना जरूरी होता है। हमारा ब्रेन धीरे धीरे चीजों को भूलने के लिए बना है। अगर किसी जानकारी का दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, तो ब्रेन उसे गैरजरूरी समझकर कमजोर करना शुरू कर देता है। इसलिए समय समय पर रिवीजन करना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे बार बार किताब पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब याद हो गया है, जबकि असली सीखना तब होता है जब आप बिना देखे किसी जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं। इसे एक्टिव रिकॉल कहा जाता है, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अपने ब्रेन को जानकारी खोजने के लिए मजबूर करना। इसका एक शानदार उदाहरण मेडिकल स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। जो विद्यार्थी सिर्फ नोट्स पढ़ते रहते हैं, वे अक्सर जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जो खुद से सवाल पूछते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और बार बार अपनी मेमोरी को चैलेंज करते हैं, वे जानकारी को लंबे समय तक याद रखते हैं। मोहम्मद अली का एक मशहूर विचार था कि ट्रेनिंग का असली फायदा मुकाबले में दिखता है। सिर्फ अभ्यास करना काफी नहीं है, आपको खुद को बार बार टेस्ट भी करना पड़ता है। यही नियम पढ़ाई और सीखने पर भी लागू होता है। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में क्या याद है और क्या नहीं। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ ट्रेनिंग करे लेकिन कभी मैच न खेले, तो क्या वह अपनी असली तैयारी जान पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे लेकिन खुद को टेस्ट नहीं करेंगे, तो आपका ब्रेन जानकारी को स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि सफल लोग रिवीजन को अपनी आदत बनाते हैं। वे सिर्फ नई जानकारी इकट्ठा नहीं करते, बल्कि पुरानी जानकारी को भी समय समय पर दोहराते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वह सही समय पर याद आ सके। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिवीजन सफलता की असली कुंजी है। सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जानकारी को दोहराइए, खुद को टेस्ट कीजिए और अपने ब्रेन को याद करने की चुनौती दीजिए। तभी सीखना स्थायी बनता है। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर हमारा ब्रेन दिन भर इतनी जानकारी प्रोसेस करता है, तो आखिर वह उन्हें व्यवस्थित और सुरक्षित कैसे रखता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारी मेमोरी को और भी मजबूत बनाती है? यही हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, स्लीप का सुपर पावर। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि रिवीजन हमारी मेमोरी को मजबूत बनाता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हम घंटों पढ़ाई करें, लगातार सीखते रहें और बार बार रिवीजन भी करें, तो आखिर हमारा ब्रेन इस सारी जानकारी को संभालता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसी चीज की, जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, स्लीप। जॉन मेडिना बताते हैं कि जब हम सोते हैं, तब हमारा ब्रेन आराम नहीं कर रहा होता। वास्तव में उस समय वह दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करने, महत्वपूर्ण चीजों को सुरक्षित रखने और गैरजरूरी चीजों को हटाने का काम कर रहा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्लीप हमारे ब्रेन की नाइट शिफ्ट है। कल्पना कीजिए कि आपका कमरा पूरे दिन बिखरा हुआ रहता है। अगर रात में कोई उसे व्यवस्थित न करे, तो अगले दिन आपको जरूरी चीजें ढूंढने में परेशानी होगी। हमारा ब्रेन भी कुछ इसी तरह काम करता है। नींद के दौरान वह यादों को व्यवस्थित करता है और उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। यही कारण है कि कई बार कोई कठिन टॉपिक पढ़ने के बाद सोने पर वह अगले दिन ज्यादा स्पष्ट समझ आता है। इसका एक शानदार उदाहरण थॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान विचारकों के जीवन में देखा जा सकता है।
वे जानते थे कि गहरी सोच और क्रिएटिविटी के लिए दिमाग को पर्याप्त आराम देना जरूरी है। कई वैज्ञानिक खोजों और नए आइडियाज के पीछे आराम किया हुआ और ताज़ा दिमाग होता है। लेकिन जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है। हमारा फोकस कमजोर पड़ता है, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और छोटी छोटी गलतियां बढ़ने लगती हैं। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि कम नींद लेने के बाद साधारण काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि थका हुआ ब्रेन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर वयस्कों को हर रात लगभग 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। लेकिन आज बहुत से लोग नींद को समय की बर्बादी समझते हैं। वे सोचते हैं कि कम सोकर ज्यादा काम किया जा सकता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कम नींद आपको व्यस्त तो दिखा सकती है, लेकिन उत्पादक नहीं बना सकती। यही वजह है कि दुनिया के कई सफल लोग अपनी स्लीप को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी अपने काम को, क्योंकि वे जानते हैं कि एक थका हुआ ब्रेन कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि स्लीप समय की बर्बादी नहीं, बल्कि आपके ब्रेन में किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। जितनी अच्छी आपकी नींद होगी, उतनी बेहतर आपकी मेमोरी, क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता होगी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर स्लीप हमारे ब्रेन को मजबूत बनाती है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस पूरी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे सीखने की क्षमता को कमजोर कर सकती है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि स्ट्रेस हमारे ब्रेन के साथ वास्तव में क्या करता है। अध्याय 8, स्ट्रेस का हिडन अटैक। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि स्लीप हमारे ब्रेन के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। अच्छी नींद हमारी मेमोरी को मजबूत बनाती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है और सोचने की क्षमता को बेहतर करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर स्लीप हमारे ब्रेन को मजबूत बनाती है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो इस पूरी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती है? जॉन मेडिना कहते हैं कि उस दुश्मन का नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वजों को स्ट्रेस होता था। जब उनके सामने कोई जंगली जानवर आ जाता था, तो उनका ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता था। उस समय ये सिस्टम उनकी जान बचाने के लिए जरूरी था। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब स्ट्रेस कुछ मिनटों या घंटों का नहीं, बल्कि महीनों और सालों का साथी बन जाता है। लेखक बताते हैं कि लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस हमारे ब्रेन पर सीधा असर डालता है। ये हमारी मेमोरी को कमजोर करता है, फोकस को कम करता है और नई चीजें सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। यही कारण है कि जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, तो साधारण बातें भी याद नहीं रहती। इसका सबसे आम उदाहरण परीक्षा के समय देखने को मिलता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचते ही दिमाग अचानक खाली लगने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अत्यधिक स्ट्रेस आपके ब्रेन के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा होता है। दुनिया के महान खिलाड़ियों को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। माइकल फेल्प्स जैसे चैंपियन सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग नहीं करते थे, बल्कि मानसिक दबाव को संभालने की भी ट्रेनिंग लेते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर स्ट्रेस पर नियंत्रण नहीं होगा, तो उनकी पूरी तैयारी कमजोर पड़ सकती है। जॉन मेडिना एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारा ब्रेन सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण में सबसे अच्छा सीखता है। जब हमें डर, चिंता या लगातार दबाव महसूस होता है, तो ब्रेन का ध्यान सीखने से हटकर सिर्फ समस्याओं से बचने पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन जब वातावरण सकारात्मक और सहयोगी होता है, तो हमारा ब्रेन नई जानकारी को ज्यादा आसानी से स्वीकार करता है। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक, अच्छे माता पिता और अच्छे लीडर्स पहले एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं और फिर लोगों को सीखने और बढ़ने का मौका देते हैं। क्योंकि सीखना केवल जानकारी का खेल नहीं है, ये भावनाओं का भी खेल है। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जितना कम अनावश्यक तनाव होगा, उतना बेहतर आपका फोकस, आपकी मेमोरी और आपका प्रदर्शन होगा। अब तक हमने एक्सरसाइज, इवोल्यूशन, अटेंशन, मेमोरी, रिवीजन, स्लीप और स्ट्रेस के बारे में जाना। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। आखिर हमारा ब्रेन जानकारी को
सबसे प्रभावी तरीके से ग्रहण कैसे करता है? क्या सिर्फ सुनना काफी है या हमारी दूसरी इंद्रियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं? यही रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है। अध्याय 9 मल्टी सेंस लर्निंग का मैजिक। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि स्ट्रेस हमारे ब्रेन की सीखने की क्षमता को कमजोर कर सकता है, लेकिन जब हमारा ब्रेन सही स्थिति में होता है तब वह सबसे प्रभावी तरीके से सीखता कैसे है? क्या सिर्फ सुन लेना काफी है? क्या केवल पढ़ लेने से ज्ञान हमेशा के लिए याद रह जाता है? जॉन मेडिना कहते हैं कि इसका जवाब हमारी इंद्रियों में छिपा है। हमारा ब्रेन सिर्फ शब्दों को समझने के लिए नहीं बना है, वह अपने आसपास की दुनिया को आंखों, कानों, स्पर्श और अनुभवों के जरिए समझता है। जितनी ज्यादा इंद्रियां किसी जानकारी से जुड़ती हैं, उतनी ही मजबूती से वह जानकारी हमारे ब्रेन में दर्ज होती है। यही कारण है कि हम बचपन की किसी खास घटना को सालों बाद भी याद रख लेते हैं, क्योंकि उस समय हमने सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि महसूस भी किया था। कल्पना कीजिए कि कोई आपको साइकिल चलाने की किताब दे दे और आप उसे 10 बार पढ़ ले। क्या आप सिर्फ किताब पढ़कर साइकिल चला पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही आप खुद साइकिल पर बैठकर अभ्यास करेंगे, आपका ब्रेन उस अनुभव को बहुत तेजी से सीखना शुरू कर देगा। यही अंतर है केवल जानकारी प्राप्त करने और उसे अनुभव करने में। इसका एक शानदार उदाहरण वॉल्ट डिज्नी के जीवन में देखने को मिलता है। वे जानते थे कि लोग सिर्फ बातें नहीं बल्कि अनुभव याद रखते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी दुनिया बनाई जहां लोग चीजों को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी करते हैं। यही कारण है कि उनके बनाए अनुभव लोगों की यादों में लंबे समय तक बने रहते हैं। लेखक बताते हैं कि केवल सुनने की तुलना में देखना ज्यादा प्रभावी होता है और केवल देखने की तुलना में खुद करके सीखना और भी प्रभावी होता है। यही वजह है कि आज वीडियो, चित्र, डेमो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखने के सबसे शक्तिशाली साधन माने जाते हैं। जब हम किसी जानकारी को कई तरीकों से ग्रहण करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसके कई कनेक्शन बनाता है, जिससे उसे याद रखना आसान हो जाता है। सोचिए, अगर कोई आपको सिर्फ शब्दों में समुद्र का वर्णन करे तो आप कुछ हद तक समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप उसकी तस्वीर देखें, उसकी आवाज सुने और फिर खुद समुद्र के किनारे खड़े होकर उसे महसूस करें, तो वह अनुभव आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस सकता है। यही कारण है कि महान शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि दिखाते हैं। महान लीडर सिर्फ बताते नहीं बल्कि लोगों को अनुभव कराते हैं। और सफल विद्यार्थी सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में भी उतारते हैं। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जितना अधिक अनुभव उतनी बेहतर समझ। हमारा ब्रेन तब सबसे अच्छा सीखता है जब कई इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हमारी सभी इंद्रियां महत्वपूर्ण हैं, तो क्या उनमें से कोई एक ऐसी इंद्रिय है जिस पर हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा भरोसा करता है? क्या कोई ऐसी इंद्रिय है जो बाकी सभी से ज्यादा शक्तिशाली है? इसी सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि हमारे ब्रेन का सबसे पसंदीदा सेंस आखिर कौन सा है। अध्याय 10 विजन का सुपर पावर। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि हमारा ब्रेन तब सबसे बेहतर सीखता है जब कई इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सभी इंद्रियां महत्वपूर्ण हैं, तो क्या उनमें से कोई एक ऐसी है जिस पर हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा भरोसा करता है? जॉन मेडिना कहते हैं कि इसका जवाब है विजन, यानी हमारी देखने की क्षमता। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक हरा भरा जंगल है जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से जमीन पर पड़ रही हैं, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनने लगेगी। लेकिन अगर मैं आपको उसी जंगल की एक तस्वीर दिखा दूं, तो कुछ ही सेकंड में आप वह सब समझ जाएंगे जिसे शब्दों में समझाने में कई लाइनें लग जाती। यही है विजन की ताकत। जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा ब्रेन दृश्य जानकारी को किसी भी दूसरी जानकारी की तुलना में बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। हजारों साल पहले भी इंसानों को अपने आसपास के माहौल को देखकर तुरंत निर्णय लेने पड़ते थे। कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कहाँ खतरा है और कहाँ भोजन मिल सकता है। इसलिए इवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को विजुअल जानकारी को तेजी से समझने के लिए तैयार किया। यही वजह है कि हम अक्सर लोगों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन उनका चेहरा याद रहता है।
हम किसी किताब के पूरे पैराग्राफ भूल सकते हैं, लेकिन उसमें देखी गई एक तस्वीर लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि ब्रेन शब्दों से ज्यादा चित्रों पर भरोसा करता है। इसका शानदार उदाहरण लियोनार्डो डा विंची के काम में दिखाई देता है। वे जानते थे कि एक चित्र कई पन्नों की जानकारी से ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। उनके स्केच और डिजाइन आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि विजुअल जानकारी सीधे दिमाग से जुड़ जाती है। आज की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। यही कारण है कि वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और चित्रों के माध्यम से सीखना इतना लोकप्रिय हो गया है। जब जानकारी के साथ विजुअल्स जुड़ जाते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे जल्दी समझता है और ज्यादा समय तक याद रखता है। यही वजह है कि एक शानदार प्रेजेंटेशन, एक यादगार फोटो या एक प्रभावशाली वीडियो लोगों के दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो सिर्फ शब्दों का सहारा मत लीजिए। जहां संभव हो, वहां चित्र, उदाहरण और विजुअल्स का उपयोग कीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेन पढ़ने से पहले देखने पर भरोसा करता है। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि एक तस्वीर सचमुच 1000 शब्दों के बराबर हो सकती है। हमारा ब्रेन विजुअल जानकारी को सबसे तेजी से समझता है और सबसे लंबे समय तक याद रखता है। लेकिन अब एक नया और रोचक सवाल सामने आता है। अगर सभी इंसानों का ब्रेन विजुअल जानकारी को पसंद करता है, तो क्या पुरुषों और महिलाओं का ब्रेन भी बिल्कुल एक जैसा काम करता है? या फिर उनके सोचने, महसूस करने और समस्याओं को हल करने के तरीके में कुछ अंतर होता है? इसी दिलचस्प विषय को हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 11, ब्रेन का डिफरेंट डिजाइन। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि हमारा ब्रेन विजुअल जानकारी को सबसे तेजी से प्रोसेस करता है और तस्वीरें अक्सर शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर इंसानों का ब्रेन कई मामलों में समान तरीके से काम करता है, तो क्या पुरुषों और महिलाओं का ब्रेन भी बिल्कुल एक जैसा होता है? या फिर उनके सोचने और समस्याओं को सुलझाने के तरीके में कुछ अंतर होता है? जॉन मेडिना इसी विषय पर रोशनी डालते हैं। लेखक बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के ब्रेन में कुछ जैविक अंतर जरूर होते हैं, लेकिन इन अंतरों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई एक दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सक्षम या ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार दोनों की सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की शैली अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी समस्या का सामना होने पर दो लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। एक व्यक्ति सीधे समाधान खोजने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरा पहले परिस्थिति को गहराई से समझेगा और फिर निर्णय लेगा। यह अंतर केवल पुरुष और महिला के बीच ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर भी अलग अलग स्तर पर मौजूद हो सकता है। इसका एक शानदार उदाहरण इतिहास में देखने को मिलता है। मैरी क्यूरी और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ही महान वैज्ञानिक थे। दोनों ने दुनिया को बदल देने वाले योगदान दिए, लेकिन उनकी सोचने की शैली, काम करने का तरीका और समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण अलग था। फिर भी दोनों अपने अपने क्षेत्र में असाधारण रूप से सफल रहे। ये साबित करता है कि सफलता का कोई एक तय मानसिक पैटर्न नहीं होता। दुर्भाग्य से समाज अक्सर इन अंतरों को तुलना का विषय बना देता है। लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कौन बेहतर है, लेकिन जॉन मेडिना कहते हैं कि यह सवाल ही गलत है। सही सवाल ये होना चाहिए कि हम इन अंतरों को समझकर एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। सोचिए, अगर एक टीम में सभी लोग बिल्कुल एक जैसी सोच रखते, तो क्या वह टीम उतनी प्रभावी होती? शायद नहीं। अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग अनुभव और अलग अलग सोच ही किसी समूह को मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि दुनिया की सबसे सफल टीमों में विविधता को महत्व दिया जाता है। ब्रेन रूल्स की यात्रा में अब तक हमने सीखा कि हमारा ब्रेन कैसे विकसित हुआ, कैसे सीखता है, क्या याद रखता है, किस पर ध्यान देता है और किन चीजों से प्रभावित होता है। अब यह अध्याय हमें सिखाता है कि अलग होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनोखे नजरिए से देखता है और यही विविधता मानव प्रगति की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अंतर को समझना जरूरी है, तुलना करना नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह की सोच ही नए विचारों, नई खोजों और बेहतर समाधानों को जन्म देती है। और अब हम इस किताब के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि इंसानों की सबसे बड़ी ताकत आखिर क्या है।
वह कौन सी चीज है जिसने हमें धरती का सबसे जिज्ञासु, सबसे रचनात्मक और सबसे आगे बढ़ने वाला जीव बनाया? यही रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है। अध्याय 12, नेचुरल एक्सप्लोरर का पावर। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि हर इंसान का ब्रेन अलग तरह से सोचता है और यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने इंसानों को धरती के बाकी सभी जीवों से अलग बनाया? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने हमें गुफाओं से निकालकर आधुनिक दुनिया तक पहुंचाया, पहिए से लेकर इंटरनेट तक का सफर तय कराया और हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? जॉन मेडिना कहते हैं कि इसका जवाब है जिज्ञासा। इंसान जन्म से ही एक नेचुरल एक्सप्लोरर है। जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो वह हर चीज को जानना चाहता है। वह हर चीज को छूता है, देखता है, सवाल पूछता है और समझने की कोशिश करता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। यही जिज्ञासा सीखने की शुरुआत है। वास्तव में हमारा ब्रेन नई चीजों को खोजने और समझने के लिए ही बना है। सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों ने कभी यह सवाल न पूछा होता कि पहाड़ के उस पार क्या है, आग कैसे काम करती है या नए रास्ते कहाँ जाते हैं, तो शायद मानव सभ्यता आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से हुई है। इसका सबसे शानदार उदाहरण एल्बर्ट आइंस्टाइन है। जब उनसे उनकी असाधारण सफलता का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे कोई विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, वे सिर्फ बेहद जिज्ञासु हैं। यही जिज्ञासा उन्हें लगातार सवाल पूछने, नई संभावनाओं के बारे में सोचने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की ओर ले गई। और यही जिज्ञासा उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना गई। जॉन मेडिना बताते हैं कि सीखना तभी रुकता है जब हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। बच्चे तेजी से सीखते हैं क्योंकि वे हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, वे सवाल पूछना कम कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि अब उन्हें सब पता है और यहीं से उनका विकास धीमा पड़ने लगता है। दुनिया के सबसे सफल लोग एक बात में समान होते हैं, वे सीखना कभी नहीं छोड़ते। वे हमेशा नए सवाल पूछते हैं, नए विचारों को खोजते हैं और नई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है और यही हमें ब्रेन रूल्स की पूरी यात्रा का अंतिम संदेश देता है। हमने सीखा कि एक्सरसाइज ब्रेन को मजबूत बनाती है, इवोल्यूशन ने उसे आकार दिया, अटेंशन सीखने की शुरुआत करता है, रिपीटेशन और रिवीजन मेमोरी को मजबूत बनाते हैं, स्लीप उसे व्यवस्थित करती है, स्ट्रेस उसे कमजोर कर सकता है, हमारी इंद्रियां सीखने को बेहतर बनाती हैं, विजन सबसे शक्तिशाली सेंस है। हर ब्रेन अलग होता है और हर व्यक्ति की अपनी अनोखी ताकत होती है, लेकिन इन सभी नियमों को आगे बढ़ाने वाली असली शक्ति जिज्ञासा है। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जिज्ञासा ज्ञान और सफलता का इंजन है। जिस दिन आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, उसी दिन आपकी ग्रोथ भी धीमी पड़ने लगेगी। इसलिए अपने भीतर के उस बच्चे को कभी मत मरने दीजिए जो दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि एक जिज्ञासु ब्रेन ही एक शक्तिशाली ब्रेन होता है। और इसी संदेश के साथ ब्रेन रूल्स की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अपने ब्रेन को समझना ही अपनी क्षमता को समझना है। जब आप इन नियमों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे तो आप केवल ज्यादा नहीं सीखेंगे, बल्कि ज्यादा प्रभावी, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा सफल भी बनेंगे।